नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि एनसीजेसीएम जो है 11 मई का जो है दिन मुकर्रर किया है। उस दिन बड़ी बैठक होने वाली है। अब क्या होगी उन मीटिंग के आउटकम्स जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो है प्रवीण शर्मा सर मौजूद हैं। प्रवीण सर, आपका बहुत स्वागत है मनी सेंट्रल में। थैंक यू विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की। इसके बाद जो है चर्चा करेंगे आरबीआई की वार्निंग की। आरबीआई ने जो है इंडियन इकोनॉमी को लेकर जो है कुछ चेतावनियां दी हैं, तो उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरी खबर जो होगी आज, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरी खबर होगी कि जो हॉलैंड साहब हैं, एंड्रयू हॉलैंड, उन्होंने एक चेतावनी दी है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, कल तक जो लेटेस्ट अपडेट थी 8वें वेतन आयोग को लेकर, जो कहा जा रहा था कि तमाम जो है बातचीत चल रही है, आज एक लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है सर कि 11 मई का जो है वो दिन मुकर्रर किया गया है। एनसीजेसीएम ने भी जो है समय जो है फिक्स किया है। क्या कुछ होने वाला है सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए ये मीटिंग बहुत बड़ी अहम मीटिंग है और एनसीजेसीएम के अपने मेमोरेंडम को सबमिट करने के बाद सरकार को, उसके बाद ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। और इस मीटिंग की एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार के वो स्वयं मौजूद होंगे। उनकी अगुवाई में ये मीटिंग दरअसल होने वाली है। कैबिनेट सेक्रेटरी अभी टीवी सोमनाथन है, तो उनकी अगुवाई में दरअसल ये मीटिंग होने वाली है। और इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो एजेंडा दिया गया है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक पक्की या ठोस जो है रूपरेखा के साथ आगे 8वें वेतन आयोग के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी विशाल जी। अब मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चिट्ठी है वो भी प्लीज़ ऑन स्क्रीन दिखाइए सर। लेकिन सर, कुछ दिक्कतों की भी बात सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि जो है मेमोरेंडम जमा करने में दिक्कत आ रही है, ग्लिच की बात आ रही है। उस बात को भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कुछ जो है संगठन है जैसे एनसीजेसीएम हो गया, AIDF यानी ऑल इंडिया डिफेंस जो है एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, और इसके अलावा अन्य यूनियन और पेंशनर्स जो हैं वो बात कह रहे थे कि हम अपनी बातों को जो है स्पष्टता से वेबसाइट पर जो है वो हम नहीं डाल पा रहे हैं। वो क्या मामला था सर, वो भी समझाइए। नहीं, वो देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो 8वें वेतन आयोग का जो पोर्टल बना जिस पे मेमोरेंडम सबमिट किए जाने हैं, एक तो उसकी जो डेडलाइन है उसको बढ़ाने की मांग की गई जो संगठन है उनकी तरफ से कि साहब अभी जो आपकी 30 अप्रैल की डेडलाइन है इसको बढ़ाकर आप 31 मई को कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अपना मेमोरेंडम देना चाहते हैं सरकार को, वहाँ उनको दिक्कतें हो रही हैं, उसमें ग्लिच है। 10,000 जो वर्ड है, कैरेक्टर की लिमिट है, उसके भीतर रखने पर भी आप अपना मेमोरेंडम जो है वो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं जी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके अलावा कई सारी दिक्कतों का जिक्र जो है वो संगठनों ने किया, कर्मचारी संगठनों ने, और इसी वजह से ये मांग की गई कि साहब आप इसकी तारीख को आप बढ़ाइए ताकि 1 महीना अतिरिक्त मिल सके, जहां जितने अलग अलग कर्मचारी हैं, संगठन हैं, वो अपने मेमोरेंडम आसानी से यहाँ पर जमा कर पाएँ और यहाँ पे इन टेक्निकल ग्लिचेस को भी दूर करने की बात कही गई। अंतिम सवाल सर, आपसे समझना चाहेंगे कि 8वें वेतन आयोग की जो संरचना है उनमें किन किन लोग शामिल हैं, कितने लोगों की टीम अब तक बन चुकी है सर? इसको लेकर भी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा हो रही थी, कुछ स्पेशल जानकारी वहाँ से भी दे दीजिए सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए 20 लोगों की टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरा का पूरा 8वें वेतन आयोग का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुल सरकार ने 20 लोगों को अपॉइंट किया है जी, जिसमें अध्यक्ष हैं आपके रंजना प्रकाश देसाई, और उसके अलावा पुलक घोष हैं, एक और मेंबर हैं। इन 3 मेंबर्स के बाद टाइम मेंबर इनके बाद फिर बाकी का पूरा स्टाफ है, जिसमें कंसल्टेंट हैं, जिसमें सेक्शन ऑफिसर हैं, जिसमें इनके सहयोगी हैं तमाम। तो टोटल 20 लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में दरअसल इस 8वें वेतन आयोग को तय करने का पूरा एक तरह से सरकारी पक्ष की तरफ से जिम्मा दिया गया है जी। सर, कल भी आपसे चर्चा हो रही थी कि आप कह रहे थे कि मेमोरेंडम जमा करने की जो डेडलाइन है विशाल, अगर वो 1 महीने आगे बढ़ती है तो पूरी प्रोसेस जो है वो भी शायद 1 महीने आगे बढ़ सकता है, 2 महीने के आसपास बढ़ सकता है। तो क्या फिर से कुछ लेट लतीफ़ी वाला मामला देखने को मिल सकता है सर? नहीं, ये बात जाहिर है। देखिए, जब मेमोरेंडम जमा करने का ही ड्यूरेशन जो है वो 1 महीना आप बढ़ा देंगे, उसके बाद उन सबको निकाल कर उन पर विचार विमर्श शुरू होगा, उसमें से की इनपुट्स निकाले जाएंगे, किस संगठन ने क्या डिमांड्स रखी हैं,
उनको निकाला जाएगा। जो 8वें वेतन आयोग ने जो 18 सवाल दिए थे, क्वेश्चनर्स दिए थे, उनको पे व्यापक तौर पर लोगों के रिस्पॉन्स वहाँ या स्टेक होल्डर्स के रिस्पॉन्स आयोग के पास पहुँचे होंगे, उनको भी स्टडी किया जाना है। उसके आधार पर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनेगी और उसके साथ फिर बनेंगी सिफारिशें तैयार होंगी कि साहब इन तमाम मेमोरेंडम और जो फीडबैक आया है कि साहब आप जो 18 सवाल हैं इस पर लोगों की क्या राय है, उसको मिलाकर फिर एक मेमोरेंडम का ढांचा तैयार होगा। ये ढांचा फिर सरकार को भेजा जाएगा, सरकार इनको स्टडी करेगी और देखेगी कि जो 8वें वेतन आयोग ने जो सिफारिशें भेजी हैं वो कितनी वायबल हैं सरकारी खजाने के हिसाब से। तो इसके बाद उसको मंजूरी दिए जाने या फिर वापस भेजने और उसमें संशोधन करने की बात हो सकती है और तब जाकर इनको मंजूरी मिलेगी। तो प्रक्रिया अभी भी लंबी चौड़ी है, 18 महीने का टाइम दिया और ऐसे में 1 महीने का अगर ये वक्त पड़ता है तो ये पूरी प्रोसेस को तकरीबन आप ये मानकर चलिए कि 1 महीने और डिले चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, एक राय मैं आपसे भी लेना चाहूँगा सर। आप भी जो थ्रू आउट जो प्रोसेस था 8वें वेतन आयोग के गठन से लेकर अब तक के कामकाज को आपने भी जो है बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा, सुना और समझा है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर कि जो फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो बात आ रही है, 2.86 पहले हुआ, उसके बाद 3.25 हुआ, FNPO की डिमांड थी, उसके बाद अब NCJC हमने 3.833 का दिया है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन तीनों में कोई जो है वायबिलिटी नज़र आ रही है आपको या नहीं? नहीं, देखिए, मुझे और जैसा हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे इस बात को, जाहिर तौर पर कर्मचारी संगठन ये चाहेंगे कि अधिकतम फिटमेंट फैक्टर मिले, अधिकतम पर्क्स और बेनिफिट्स उनको दिए जाएं, जिसकी लंबे वक्त से 10 साल में बाद मौका मिला है तो सरकार से ज़्यादा मांग रखने की कोशिश की जाएगी। अब NCJCM की तरफ से जो जिसको सबसे आप बड़ा इन तमाम डिमांड्स में से सबसे महत्वपूर्ण डिमांड मान सकते हैं तमाम बाकी संगठनों के मुकाबले जी, क्योंकि तमाम संगठन शामिल हैं और एक कंबाइंड जो है वो ड्राफ्ट करके और मेमोरेंडम 8वें वेतन आयोग को भेजा गया है। अब जो डिमांड की गई है, ये जो पहले मांग कर रहे थे तमाम संगठन कि साहब 2.86 मिल जाए बहुत बढ़िया है, फिर आया कि 3.25% का मिल जाए। अब इन्होंने और उसको बढ़ा दिया और बात ये कही है कि बेसिक सैलरी जो है वो 69,000 रुपये से स्टार्ट की जाए। तो ये मुझे लगता है कि डिमांड ठीक है, रखी गई हैं और सरकार अधिकतम पूरा करने की कोशिश करे, वो भी अच्छा होगा। लेकिन आपको यहाँ ये सोचना होगा कि ये कितनी वायबल डिमांड्स हैं। माना ये जा रहा है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के अगर ये डिमांड मानी जाती है तो तकरीबन 90-95 हज़ार रुपये सैलरी हो जाएगी। क्या इस लेवल पर सरकार के पास खजाने में इतनी गुंजाइश है कि वो इतना खर्च सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को आप मिला दीजिए तो 1 करोड़ से ऊपर का नंबर पहुंच जाता है? क्या इतने बड़े तबके के लिए सरकार खजाना इतने व्यापक तौर पर खोलने के लिए तैयार होगी? और वो भी तब जबकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ और तमाम तरह के जो हालात हैं वो ऑलरेडी सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाए हुए विशाल। तो मुझे ये लगता है कि सरकार एक मिडिल पाथ को तलाशने की कोशिश करेगी या आयोग एक मिडिल पाथ तलाशने की कोशिश करेगा जहां कर्मचारी और कर्मचारी संगठन भी खुश हों और सरकार के खजाने पर कोई बहुत बड़ा फिस्कल प्रेशर भी न पैदा हो। सर, एक खबरें ये भी आ रही थी कि 10-10 लाख रुपए तक के आसपास का एरियर मिल सकता है। ये क्या मामला था सर, इसको भी समझा दें। नहीं, बिल्कुल। जब देखिए, अगर 2 साल बाद अगर आपको इकट्ठा वेतन मिलेगा जो रुका हुआ, अब 1 जनवरी 2026 से एरियर जब मिलेगा और मान लीजिए 2028 में सिफारिशें लागू होती हैं तो 2 साल का अगर आपको एरियर सरकार की तरफ से मिलता है तो ये जाहिर तौर पर लंबा चौड़ा अमाउंट एक मुश्त जो है वो सरकार को देना पड़ेगा और उसमें भी जो बड़े पदों पर लोग हैं जिनके सैलरीज ज़्यादा हैं उनका जाहिर तौर पर एक मुश्त जो पैसा है मिलने वाला वो 9 लाख 10 लाख या हो सकता है उससे भी ज़्यादा का अमाउंट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की जो एमपीसी की बैठक थी उसके मिनट्स जारी कर दिए गए हैं। उस मिनट्स में जो है कुछ चौंकाने वाली बातें कही गई हैं। एक तरह से समझिए कि आरबीआई की एक वार्निंग है। अब आरबीआई को लगता है कि आने वाले समय में इकॉनमी पर 2 बड़े खतरे हैं। एक है कि जो है सप्लाई चेन डिसरप्शन है और दूसरा कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन का रिस्क है। अब प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे कि अभी के ताज़ा हालात क्या है, क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी, इस वजह से जो है आरबीआई ने इस बार जो है रेट कट नहीं किया सर, या कोई और बात थी? ओवर टू यू।
नहीं, देखिए 6 से 8 अप्रैल के बीच में आरबीआई की एमपीसी की बैठक हुई, जिसमें रेपो रेट को अनचेंज रखा 5.25% के आसपास। और उस मीटिंग में किन चीज़ों को लेकर आरबीआई ने चिंता जाहिर की, अब उसके मिनट्स सामने आए हैं। जो संजय मल्होत्रा साहब हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर, उनकी अगुवाई में ये पूरी 2 दिन की बैठक चली। इसमें 2-3 मोटी मोटी बातें कही गई हैं। एक विशाल ये कहा गया है कि साहब हमारी घरेलू डिमांड जो है वो तो रेजिलिएंट बनी हुई है, इकॉनमी डोमेस्टिक लेवल पर तो अच्छी खासी परफॉर्म कर रही, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो अब इकॉनमी पर असर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसका असर 2 तरीके का यहाँ पर होता हुआ दिख सकता है, जो चिंता जाहिर की गई है। एक इन्फ्लेशन के बढ़ने का, दूसरा ग्रोथ के कम होने का। इसको लेकर रिजर्व बैंक ने चिंता जाहिर की है। आरबीआई ने ये कहा है कि वो पूरे के पूरे जो करंट जो सिनेरियो चल रहा है उसको गहराई से उस पर नज़र बनाए हुए, जो डेटा आ रहे हैं उन डेटा को आरबीआई देख रहा है और उसके हिसाब से आरबीआई वहाँ पर एक्शन लेने की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आरबीआई एक्शन लेगा। लेकिन आप समझिए कि महंगाई को लेके जो 4.6% का आउटलुक 2026-27 में रखा गया है, या ग्रोथ की अगर आप बात करिए तो ऑलरेडी 6.9% की ग्रोथ इस साल रहने की बात कही गई है, जो कि पिछले साल की अगर आप ग्रोथ देखेंगे 7.6% की, तो वहाँ से कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो ग्रोथ का कंसर्न है, महंगाई बढ़ने लगी है, और अगर क्रूड यहाँ से और ऊपर जाता है तो सरकार के लिए ये बड़ी परेशानी यहाँ पे साबित विशाल हो सकती है। जी, तो चलिए, आरबीआई सर पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की जो अभी भी जो है आर्थिक नींव जो है वो बहुत मजबूत है, इकॉनमी अभी भी काफ़ी स्थिर स्थिति में है, इसलिए अभी ब्याज दरों में जो यानी जो इंटरेस्ट रेट्स है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन सर एक जो है गोल्डी लॉक्स वाला एक कॉन्सेप्ट जो है वो आता हुआ दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि गोल्डी लॉक इकॉनमी जो है ना बहुत तेज़ ग्रोथ होती है ना बहुत धीमी ग्रोथ होती है। आरबीआई कह रहा है कि पहले भारत जो है इस बैलेंस में था, लेकिन अब जोखिम बढ़ रहे हैं जिससे ये बैलेंस बिगड़ सकता है। ये क्या मामला है सर, इसको भी देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो मसला है, और वो पिछले कुछ वर्षों में भी हमने देखा, जब हम एक स्टैगफ्लेशन का जो दौर था उसको हमने विटनेस किया। अब फिर यही बात निकल कर आ रही है कि क्या महंगाई दर ऊंची जाएगी, क्योंकि भारत देखिए, और इस बात को इस बात से भी जोड़कर हम डिस्कस कर सकते हैं विशाल, की जो एक रिपोर्ट बड़ी आई थी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की, जिसमें कहा गया था कि क्रूड की कीमतें जिस तरह से ऊपर बढ़ी हैं वो सरकार को मजबूर कर सकता है कीमतें पेट्रोल और डीजल की बढ़ाने की 25 से लेके 28 रुपये तक। अब आज सरकार ने उस पर बयान दिया कि साहब ये इस तरह की खबरें जो है वो मिसलीडिंग है, मिसचीवियस रिपोर्टिंग है। लेकिन भारत अपना बड़ा जो इम्पोर्ट है क्रूड का वो आप बाहर से करते हैं, देश में क्रूड की उत्पादन नहीं है। 87% हम लोग इम्पोर्ट करते हैं सर। गडकरी साहब कह रहे हैं 22 लाख करोड़ रुपए खर्च भी करते हैं। बिल्कुल, तो क्रूड का आप समझिए कि जो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट है वो बताती है कि 190 से 210 मिलियन डॉलर पर डे का भारत को एक्स्ट्रा बोझ उठाना पड़ रहा है प्रतिदिन, क्रूड के दाम जो है वो ऊंचे होने की वजह से। और लगातार कीमतें, चूँकि जंग नहीं रुक पा रही है तो कीमतें क्रूड की ऊपर बनी हुई है। और इससे जो है रिफाइनर्स हैं, जो इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, आईओसी, इनके जो है 270 अरब रुपए हर महीने का जो है इन पर बर्डन पड़ रहा है। तो ये जो इन्फ्लेशन है, अगर मान लीजिए कल को तेल के दाम बढ़ते हैं, सरकार कब तक इसको रोक कर रखेगी ये देखना होगा। अभी तक सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन इस तरह अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई के ऊपर प्रेशर होगा कि वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको या तो और बढ़ाए या फिर यहाँ से नीचे ले जाने की गुंजाइश खत्म होगी। और जब महंगाई बढ़ती है, जब आपके रेट्स ऊंचे होते हैं, तो फिर ग्रोथ के बढ़ने के आसार भी कम होते हैं। तो ये एक बड़ी पेचीदा सी सिचुएशन इस वक्त जो है वो सरकार के और रिजर्व बैंक दोनों के जेहन में है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।
भारतीय बाजारों पर जो अगर आप डेटा देखेंगे तो अगर बीते 6 महीने का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो भारतीय शेयर बाजार ने जो है 6 से 7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और एक महीने की बात करेंगे तो 7-7.5% का जो है तगड़ा पॉजिटिव रिटर्न भी आता हुआ दिख रहा है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे प्रवीण सर कि जिस तरह से बाजार में जो वॉलेटिलिटी जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक मामला है, मशहूर जो हैं मार्केट एक्सपर्ट कहिए, वो एंड्रयू हॉलैंड साहब, निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट के माने जाते हैं। इन्होंने बाज़ार पर अपनी राय रखी है। इन्होंने कहा कि काफ़ी लंबे समय के बाद मेरा जो नज़रिया है वो अब जो है बदलता हुआ दिख रहा है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हम बुलिश होने के समय आ चुके हैं। अब 22,200 के आसपास का लो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, मार्केट को जब मैंने कवर किया था तो 22,200 के लो से बाज़ार ने रिबाउंड करने की कोशिश की, और अभी जो है आज की क्लोजिंग अगर मैं देख रहा हूँ तो 24,162 के आसपास की आज की क्लोजिंग है सर। अच्छा खासा निचले स्तर से रिबाउंड आ भी चुका है। तो क्या इनकी कथन को इस चीज़ से जोड़कर देखा जाए कि सब कुछ ठीक हो गया है? नहीं, देखिए, जो निपॉन इंडिया के जो है न्यू एसेट क्लास के हेड हैं एंड्रयू हॉलैंड, और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक उनका ये कहना है कि बाजार अब जंग को जो है वो डिस्काउंट करके चल रहा है। पचा लिए इस खबर को। पचा लिया है बाजार ने इस खबर को। इसका मतलब ये है, लेकिन वो उसमें उनका एक उसमें क्लॉज है, उसको हिसाब से वो इस बात को कह रहे हैं। उनका कहना ये है कि अभी बाजार इस चीज़ को थोड़ा लाइटली ले रहा है जो लड़ाई चल रही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादातर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि अगले कुछ दिन में लड़ाई रुक जाएगी, और इस वजह से मार्केट सब रिबाउंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकन मार्केट उन्होंने कहा कि ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, लेकिन उसके साथ वो एक जो शर्त है वो ये रखते हैं कि अगर अगले 6 महीने तक लड़ाई नहीं रुकी या लड़ाई चलती रही या यहाँ से एस्केलेशन स्टार्ट हुआ, तब बाजार जो है वो गिव अप कर देगा। फिर उसके बाद मार्केट्स में बुरा जो है वो एक क्रैश या एक बड़ी तेज़ गिरावट यहाँ से फिर दिखाई दे सकती है 6 महीने अगर ये लड़ाई जारी रही। तो ये अभी का पॉजिटिव साइन जाहिर तौर पर वो बताते हैं। और वो एक म्यूचुअल फंड का भी उसके साथ ही अगर हम आंकड़ा देखें, भारतीय जितने म्यूचुअल फंड हैं उनकी जो कैश होल्डिंग है वो 2 साल के सबसे लो लेवल पर पहुंच गई है, और इसी वजह से कि उन्होंने पूरा पैसा अपना बाजार में डिप्लॉय किया है। बहुत सारे जो जानकार हैं, एनालिस्ट हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मौका एक तरह से आ गया है जब आप मार्केट्स में पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि कल परसों भी मैं एक खबर देख रहा था जिसमें कहा गया था कि क्या कोविड के बाद जिस तरह से बाजार दौड़े थे, क्या उसी तरह का माहौल अब फिर से बन गया, जहां इसके बाद ये जो बॉटम था वो हो गया और अब बाजार यहां से पलटते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हम लोग मनी सेंट्रल में इस बात को डिस्कस कर चुके थे कि कई जो है ग्लोबल एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि बाज़ार जो है इस जो वॉर की वाली जो सिचुएशन है, जो अनसर्टेनिटीज़ है, इसको बड़ा कम करके आंक रहा है। ऐसी बात जो है बड़ी गलत है। उस बात को भी हम समझना चाहेंगे इससे जोड़ कर। ये तो कह रहे हैं कि नहीं भाई पच गई खबर, लेकिन कुछ लोग एक धारा तो ये भी तो कह रहा है ना कि बहुत हल्के में ले रहे हो तुम इस वॉर को। नहीं, तो वो ऐसी बात नहीं है कि एंड्रयू हॉलैंड इस बात को नहीं कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और 2 सिनेरियो है इस वक्त जी। या तो लड़ाई जल्दी इस वक्त रुकी रहे, कोई एस्केलेशन ना हो और दुनिया एक स्टेटस को जिसे बोलते हैं उस स्थिति में बने रहे, या फिर यहाँ से एक बहुत बड़ा एस्केलेशन दिखाई दे। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार इस बात को कह भी रहे हैं कि अगर डील नहीं की ईरान ने, अगर उन्होंने सेंस शो नहीं किया, अगर उन्होंने रेशनल डिसीजन नहीं लिया, उसके बाद हम पूरा का पूरा ईरान को जो है वो स्टोन एज में ले जाने की बात कई बार कह चुके हैं कि साहब हम स्टोन एज में ले जाएंगे, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे। ब्रिजेस, पावर प्लांट, इस सब को ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं। ईरान अपनी तरफ से लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए राजी नहीं है, भले ही अमेरिका ने उसके बाहर ब्लॉकेड पूरा अपनी नेवी के जरिए लगा रखा है, लेकिन ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। साफ कह रहा है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साहब जो हार गए हैं, हारा हुआ व्यक्ति कोई शर्तें थोप नहीं सकता, तो ईरान इस तरह की बातें कर रहा है। जो बातचीत होनी थी, बातचीत टल गई। जेडी वेंस को इस्लामाबाद आना था, वो वहाँ नहीं पहुँचे, ईरान का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुँचा। तो चीज़ें जो है दोनों तरफ की दिखाई देती हैं, जहाँ सीज फायर तो है, लेकिन
क्या आगे एस्केलेशन हो सकता है, इस बात की भी बड़ा डर है। चलिए, अब निवेश कहाँ करें? मान लीजिए हेनरी हॉलैंड साहब की अगर सुन रहे हैं तो कहाँ करें? उन्होंने कुछ सलाह भी दी है। वो कह रहे हैं कि 60 से 70% जो पैसा है आप लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाइए और बाकी जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में आप पैसा लगा सकते हैं। आप कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं उनके पसंद में हैं वो भी समझ लेते हैं। डिफेंस को लेकर वो बहुत बुलिश हैं। वो कह रहे हैं कि सरकारी खर्च की वजह से डिफेंस को जो है आप अपने रडार पर रख सकते हैं। टूरिज्म बढ़ रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी को भी जो है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी आप अपने रडार पर रखिए। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए बेवरेज स्टॉक्स जो है उन पर भी आप नज़र रखिएगा। तो अच्छी बात है सर। अब कुल मिलाकर अगर समराइज़ की जाए तो चीज़ें ठीक ठाक ही चल रही हैं, बुलिश ट्रेंड पे हैं हम लोग। नहीं, चीज़ें देखिए बहुत कुछ डिपेंड इस बात पर करेगा कि Geopolitical ये tensions। लड़ाई अब क्या शक्ल लेती है। क्या दुनिया इस चीज़ के लिए तैयार कर पाती है अमेरिका, ईरान को और इज़राइल को भी साथ में, कि आप इस जंग से बाहर निकलें। रिपेयर जो होना है, ईरान की इकॉनमी को जो झटके लगे हैं उसका रिपेयर कैसे होगा, जो ईरान बार बार मांग कर रहा है कि साहब हमें पैसा चाहिए। तो उस पे क्या डील बनती है, ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पे क्या डील बनती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना भारत के लिहाज से कम भारतीय बाजार के लिए और इकॉनमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 40-50% कम से कम इंपोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए भारत के क्रूड का होता है। तो हमारी इकॉनमी बहुत हद तक डिपेंडेंट है इस चीज़ पे। लेकिन मार्केट जो है कि वो ये मानकर चल रहा है कि लड़ाई रुक जाएगी और इसी वजह से एक जो इन्वेस्टमेंट है बाजार में वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अंतिम सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वॉर पर लेटेस्ट अपडेट क्या है सर? आज के ताज़ा अपडेट भी बता दीजिए जाते जाते। कि वॉर पर लेटेस्ट अपडेट यही है कि दोनों के पक्ष आपस में अड़े हुए हैं, अपनी अपनी पोजीशंस पे अड़े हुए हैं। खबर ये आ रही कि अगले 2-4 दिन के भीतर बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। ये सबसे बड़ी एक पॉजिटिव खबर है और पाकिस्तान अपनी तरफ से लगा हुआ है दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए। चलिए सर, और एक और पॉजिटिव खबर इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर सर, डेलीगेशन अभी हमारे जो है वो अमेरिका पहुंचे हुए, वहां से कुछ खबरें आ रही हैं सर? नहीं, फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि पहले फेज की डील जो है वो जल्दी हो सकती है। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।